नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 33 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को आप लोग फटाफट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। और इसके अलावा जो सबसे अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लगातार करते रहें। और एक न्यूज आपके लिए जो कि डेली मेरे द्वारा आपको दी जाती है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 2 दिसंबर से यानी कि 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है वो कोर्स, जिसमें आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, सीसैट आपका, मेंस में आपका हिंदी, इसके अलावा निबंध, इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका डेली पीसीएस के लिए क्विज, पीसीएस प्री के पीवाई क्विज, इसके अलावा मेंस के पीवाई क्विज। पर्टिकुलर टीचर से आप बात कर पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आपको इश्यूज होता है आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं, कोई भी इशू होता है। यानी कि यह प्रोग्राम बेसिकली तो ऑनलाइन है, लेकिन इसमें दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्यादा मिलने वाली हैं। हमारा आपकी कनेक्टिविटी जो होगी लगातार आपसे बनी रहेगी और निरंतरता के साथ यदि हम तैयारी करेंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। थोड़ा सा विश्वास डिकोड एग्जाम पर आप लोग जरूर करिएगा। और इसके अलावा इसमें जो है बेसिकली क्या कुछ और होगा, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो अगर कल को अगर आपका जो है इंटरव्यू की कॉल आती है और आनी है, डैम श्योर है, तो ऐसे में दरअसल डिकोड एग्जाम एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड आपके द्वारा जो दी गई फीस डिकोड एग्जाम को होगी, उस फीस को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूं तो यह कहा जाएगा कि दरअसल यह कोर्स पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क है। यदि आपने जो है क्रैक कर लिया मेंस एग्जाम, इंटरव्यू कॉल आती है, तो यह कोर्स आपके लिए क्या रहेगा? फ्री हो जाएगा। यानी कि हम पैसा वापस कर देंगे तो फ्री हो गया एक तरीके से, ठीक है। इंटरव्यू आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, डजंट मैटर, हालांकि पॉजिटिव ही होगा, धैर्य रखिएगा। इन केस अगर नेगेटिव कुछ होता है तो पुनः से आप तैयारी निःशुल्क रूप से आप हमारे साथ कर पाएंगे। यह डिकोड एग्जाम का और यह हमारा कमिटमेंट आपसे है और हम इस कमिटमेंट पर खरा उतरेंगे, ऐसी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो बाकी सभी चीजें हैं यहां पर डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, कई दिनों से लगातार मैं आपको बता ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं 6307495944 पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9506742546 पर। ये दिए गए नंबर्स हैं, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपके मन में 2025 को लेकर के कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करिएगा। 2025 को लेकर के कोई जिज्ञासा है, आरओ एआरयू की तैयारी साथ में कैसे करें, पीसीएस के कोई भी इशू है, उसके लिए आप जो है गूगल फॉर्म फिल करिएगा और मेरे द्वारा या डिकोड एग्जाम की तरफ से आपको कॉल आएगी और आप अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण दरअसल मेरे द्वारा या अन्य किसी टीचर के द्वारा आप कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 1 मिनट लगेगा इस फॉर्म को फिल करने में, इस फॉर्म को फिल करके आप लोग थोड़ा सा सबमिट कर दीजिएगा, राइट। तो ये हो गई आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप लोग रिवीजन जरूर करते रहें। जैसा कि मैं डेली आपको करंट का रिवीजन कराता हूं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग जो है जीएस का रिवीजन जरूर करते रहें। तो फटाफट अपनी आंखों को बंद करिए या फिर अपने सामने रखिए कॉपी, और जैसा ही मैं प्रश्न कल का बोलूं तुरंत आपके मन में उस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, या अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेशंस अगेंस्ट विमेन मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 25 नवंबर। और इस पर बेसिकली जो है अभी कमिटमेंट किसका आया था, हमने आपको बताया भी था कि इस पर जो है कमिटमेंट बेसिकली जो महासंघ है, अंतरराष्ट्रीय महासंघ है, उनका जो है कमिटमेंट इस पर बहुत बड़ा आया था। उस पर हमने क्या कुछ प्रश्न बन सकता है वो भी हमने आपको समझाया था। इसके अलावा उरुग्वे के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं हाल ही में, तो यो हैं, वो कौन है? वो है यामांडू ओरसी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संविधान का किस भाषा में अनावरण किया गया है? तो वो संस्कृत। और दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? मैथिली है। और आजकल मैथिली का जबरदस्त जो है बोलबाला है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो मैथिली के बारे में बखूबी आप लोग जो है जानते होंगे। और बाकी इसके अलावा जो बिहार की जो चित्रकला वगैरह है उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
खासकर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी का एग्जाम अभी देने वाले हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर्स पर फोकस आप लोग थोड़ा सा ज्यादा करिएगा, और साइंस जो आपका सब्जेक्ट है बीपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, साइंस पर अपनी पकड़ को जबरदस्त करके जाइएगा और थोड़ा सा स्ट्रांग लेवल की तैयारी करके जाइएगा साइंस में, क्योंकि बिहार पीसीएस में अभी साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा डीप पूछ रहा है, ठीक है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया केरल के कोच्चि में, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए कहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का एक जो है केंद्र बनाया है, स्थायी केंद्र? तो ऑप्शन में हमने जम्मू और लेह और 2-3 ऑप्शन और दिए थे, लद्दाख वगैरह, उसमें से जम्मू में बेसिकली ये बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो टेररिज्म है उस पर हम लोग क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात सरकार ने कहां पर नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया? तो यह किया आपका गांधीनगर में, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य बेसिकली अग्रणी है या शीर्ष स्थान पर है? तो वो है आपका गुजरात, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान फेंगल का संबंध किससे है? तो यह है बंगाल की खाड़ी, और फेंगल नाम किसने दिया है? कल हमने आपको ये बताया था, अगर आपको याद है तो प्लीज इसको कमेंट करके मुझे जरा बताइएगा कि जो ये फेंगल चक्रवात है, साइक्लोन है, इसका नामकरण किसने किया है। और कल हमने आपको बेसिकली चक्रवात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, हालांकि इसके पहले कई सारे वीडियो हमने आपको चक्रवात के कराए हैं और वहां पर हमने चक्रवात के दोनों प्रकारों को बताया है और क्या कुछ उसमें कंडीशंस बनती हैं वो भी हमने आपको समझाया है। चक्रवात पर क्वेश्चंस ना सिर्फ प्री में पूछे जाते हैं बल्कि यह क्वेश्चन आपके मेंस परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। जीएस जो पेपर फर्स्ट है आपका, उसमें जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वहां से प्रश्न बेसिकली आता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च, यानी कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, राइट। तो यह हो गया हमारा रिवीजन और अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आज का हमारा है कि हाल ही में कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जम्मू है, लेह है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जरा मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बेसिकली बी, यानी कि लेह हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। लेह में अभी क्या हुआ है, हाल में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन जो स्टेशन है वो स्थापित किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न आपके अक्सर जो है पूछा जा सकता है, इसलिए अगर आपने रेडी नहीं किया है तो उसको रेडी कर लेना, ठीक है। और टास्क भी मैं आपको देता हूं, इसका टास्क नंबर 1 है आपका, क्या है टास्क नंबर 1 कि आपको बेसिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन है, क्या ग्रीन जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या करना है, रेडी कर लेना है मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अपनी एक कॉपी टास्क की बना लेना अगर नहीं बनाए हो अभी तक, ठीक है। व्हाइट पेपर यानी कि ब्लैंक पेपर की कॉपी बनाना, क्योंकि पीसीएस या यूपीएससी में ब्लैंक पेपर में आपको दरअसल लिखना होता है, लाइनिंग वाली जो कॉपीज होती हैं वो आपको नहीं यूज करनी होती है। तो अभी भी जो भी आप नोट्स बनाएं वो ब्लैंक पेपर यानी कि सादे पेपर में बनाएं, लाइनिंग वाली कॉपी का इस्तेमाल ना करें। और ये लिखना अभी से शुरू कर दे, नहीं तो क्या होगा कि जब आप ब्लैंक पेपर यूज करोगे ना लिखने के लिए, तो लिखोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, लाइंस लिखने को शुरू से तो जाएगी ऐसे 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 से जाएगी। तो लाइनिंग आपकी सीधी हो, तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है और ये नोट्स वगैरह में आप आसानी से अभी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो करो, ये जो बता रहा हूं ना हमको कोई नहीं बताया था, ठीक है, ध्यान रखना। जब हम कोचिंग करते थे तो हमको टीचर ने नहीं बताया था, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसलिए ये बातें जो मैं बताता रहता हूं इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। यदि आप जानकार हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अनभिज्ञता में आप लगातार ऐसे करते रहेंगे, लाइनिंग वाली कॉपी इस्तेमाल करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत सारी मैं बताता हूं, उन पर गौर किया करिए, ठीक है, और वो आपके काम भी आएंगे, राइट। चलिए, हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के लिए नाडा ने, ठीक है, नाडा के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, चर्चाओं में अक्सर रहता है, तो नाडा ने भी क्या किया है, हाल ही में बजरंग पूनिया को कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है, खेल के लिए? तो 2 या 3 या 4 या 5, तो ये किया है कितना, 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। नमूना देने से दरअसल कहा गया कि बजरंग पूनिया ने जो क्या किया, इनकार कर दिया और ऐसे में नाडा ने उनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन चूंकि नाडा चर्चाओं में है इसलिए बेसिकली आपको क्या काम करना है, यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात देखो, अगर कभी नाडा के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, नाडा की जो है क्रेडिबिलिटी पर या कुछ और प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है,
ध्यान रखना कि ऐसे मुद्दों पर बहुत समझदारी के साथ आपको आंसर लिखना होगा। यह नहीं कहना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया, वैसा नहीं वैसा होगा। जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं या जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर बहुत ही सोच समझ के आपको उत्तर लिखना होता है। यह बात ध्यान रखना। पता चले कि नाडा से आप गुस्साए हो तो दिक्कत कर जाएगा, या बजरंग पूनिया से आप गुस्साए हो तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स लिखोगे, नहीं लिखना है आपको। ठीक है, आपको सकारात्मक सोच के साथ चीजों को रखना है अपने। और यह बात आपको राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप मुख्य परीक्षा का आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना कि आप कल को जब एसडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, तो आप किसी पार्टी के नहीं होंगे, बल्कि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे। आप क्या होंगे? सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकर जिसको बोलते हैं। नौकर का संबंध वो चाय बनाने वाला नहीं होता है। नौकर का मतलब बेसिकली सेवक होता है, और सेवक हमेशा जो है मालिक से बड़ा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट यानी कि सिविल सेवक है, वो जनता की सेवा के लिए हैं। आपका किसी भी राजनीतिक पार्टी से या किसी भी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय से आपका मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा इससे थोड़ा सा कांस्टेंट रहिएगा और अपने उत्तर को बहुत ही समझदारी के साथ लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को यह ना फील हो कि यह किसी खास पार्टी का है या किसी जात या धर्म का विशेष से यह संदर्भित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। यह नहीं कि एकदम गुस्से में आ जाओ, एकदम बीजेपी की सरकार ने तो एकदम तबाह कर दिया, कांग्रेस ने तो 70 साल में सब बर्बाद कर दिया था, अभी सब अच्छा हो रहा है। यह सब कुछ नहीं लिखना है आपको। बहुत ही पैरेलली होकर के आपको बहुत ही जो है स्मूथली अपने आंसर्स को लिखना होता है। ध्यान रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को। राइट, चलिए, नहीं तो 0 बटा सन्नाटा देगा नंबर एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में कहे कि समालोचनात्मक टिप्पणी करो या क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो उसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि या आपसे आपकी राय पूछे कि आपकी इसमें क्या राय है, तो राय आपको बहुत बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में देनी है। राय ऐसी भी नहीं देनी है कि तुम ही सारे जानकार हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। ठीक है, बड़े बैलेंसिंग अप्रोच के साथ में आपको अपने आंसर्स को लिखना होता है। एक दिन हम लोग इस पर सेशन कर लेंगे अलग से, हालांकि इस पर एक वीडियो हमने पहले बनाया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हम लोग एक अलग से चीजें कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के लिए नाडा ने और जब बजरंग पूनिया को 4 साल के लिए बेसिकली प्रतिबंधित कर दिया है। और राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी, ठीक है, ये बेसिकली क्या है? भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है? स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है अपने आप में। नाडा की स्थापना की हम बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फैक्ट, ये भी फैक्ट है और ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 यानी कि 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसकी बात अगर हम इसके हेडक्वार्टर अर्थात इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नाडा इंडिया, ठीक है, नाडा इंडिया भारत में एंटी डोपिंग कार्यक्रम को लागू करता है और पूरे देश में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है, यानी कि ताकि जो है कोई पार्शियलिटी वगैरह ना हो। एक बात। दूसरा, इसके कामकाज के प्रमुख क्षेत्रों में नमूना संग्रह यानी कि जो आपके सैंपल होते हैं उसका कलेक्शन, ठीक है। सेकंड, परिणाम प्रबंधन यानी कि जो भी डिसीजन होगा उस पर मैनेजमेंट करना। एंटी डोपिंग शिक्षा यानी कि जो एंटी डोपिंग एजुकेशन होता है उसको देना, ठीक है, कि भाई इसमें क्या कुछ होता है। सेकंड, और जागरूकता यानी कि जो है लोगों में जागरूकता, और फिर अनुसंधान यानी कि रिसर्च, और खुफिया और जांच, ये दोनों जो है चीजें इसमें क्या होती हैं? बेसिकली होती हैं, यानी कि ये बेसिकली इसके क्या है? कार्य हैं इसके, किसके? नाडा के, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपको यहां पर दिया हुआ है, जो किसको हमने क्या किया है? इसको हमने थोड़ा सा येलो कर दिया है, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या कुछ इसमें आपको देखना है, ठीक है। देखो, नाडा इंडिया खेलों में नैतिकता और अखंडता के मूल्यों को बनाए रखता है और डोप मुक्त खेल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सा ये स्टेटमेंट है आपके एग्जाम के लिए भाई साहब, खासकर यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में एक पेपर है, पीसीएस में एक पेपर है, 4th पेपर एथिक्स के नाम से, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली। और उस पेपर में जो है नैतिक मुद्दे हैं, है ना, जो नैतिक मुद्दे हैं उनमें बेसिकली क्या है? ऐसे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे कि हम चाहे वो प्रशासन हो, चाहे खेल हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कोई अन्य चीज हो, वहां पर हम नैतिकता को किस प्रकार से हम रख सकते हैं, नैतिकता के बारे में बहुत सारी बातें वहां पर लिखी हैं। तो मुद्दा बेसिकली पेपर 4 में ये क्वेश्चन आपका जाएगा कि नाडा इंडिया खेलों में नैतिकता और अखंडता के मूल्यों को बनाए रखता है, ठीक है। तो आपको इस पर स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकता है कि किस तरीके से यह काम करता है, या आपके एग्जाम में प्रश्न यही पूछ सकता है कि खेल में नैतिकता और अखंडता के मूल्यों, बहुत अच्छा सा शब्द है, बहुत अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या? कि
कि नैतिकता और अखंडता के मूल्यों को किसमें, खेल में बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तुरंत इसको नोट डाउन कर लो, बैठे मत रहो। दिख रहा है मुझे क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, ये मत सोचना कि दिख नहीं रहा है। आप सोच रहे हो ऐसे, अच्छा कैसे दिख रहा है, दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको लिख लो, पीसीएस एंड यूपीएससी मेंस इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पर नोट डाउन कर लो और इसको नोट डाउन। जब आप लोग थिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स, ठीक है। चलो समझ में आ रही है मेरी बातें, ऐसे ही प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। तो गोलगप्पे इसे बैठे नहीं रहना है, ये पॉइंट्स ऐसे नोट डाउन करते हुए चलना है आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट है, पैरा एथलीट रिनचेन युडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य, गोल्ड, रजत। तो बेसिकली जीता है कांस्य पदक, ठीक है, ए ऑप्शन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल की वोद खरबू की पैरा एथलीट कौन, रिनचेन युडॉल ने बहरीन के पनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। और ये बेसिकली ताइक्वांडो में यह उपलब्धि हासिल करने वाली क्या है, वो बेसिकली लद्दाख की पहली एथलीट है। तो ये भी आपके लिए क्या है, फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी था। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया, नीतीश कुमार, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीतीश को आप लोग जानते हो, नीतीश कुमार जी को, और बेसिकली राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, ये बेसिकली क्या है, ये जो है आपके क्या हैं, ये बिहार के बेसिकली जो है क्या है, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ठीक है। तो बी वाला ऐसा हो जाएगा सही इसमें, ठीक है। ये चलो, तो हाल ही में पटना में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। बिहार की डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर बेसिकली ये बेस्ट 3 दिवसीय जो है आयोजन था, और यहां पर काफी कुछ चीजें जो है डाक से संबंधित की गई हैं। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था आपका बेसिकली 28 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर 2024 के मध्य में, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल भी रहा होगा। 28 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024। स्थान कौन सा है, पटना। तो यहां पर आप चाहें तो स्थान, इसका प्लेस मेंशन कर सकते हैं, ये कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि सर ये पटना में हुआ था। पटना कहां पर है, बिहार में है, ठीक है। पटना के आप लोग कोई होगा भी शायद, मोस्टली, है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भाई साहब गजब क्वेश्चन है ये, और बार बार यही बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, संतोष गंगवार, हेमंत सोरेन, कपिल सोरेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यानी कि हेमंत सोरेन, और ये बेसिकली झारखंड के अभी चौथे मुख्यमंत्री के रूप में क्या लेंगे, शपथ ग्रहण कर लिया है इन्होंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने हैं, और एक बार चौथे बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और ये बेसिकली किस पार्टी से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जो पार्टी का नाम है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये आते हैं, और बेसिकली ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, झारखंड पूर्वी भारत का एक स्टेट है, आप सभी लोग जानते होंगे, कोयला खदानों वगैरह के लिए भी जाना जाता है। रांची राजधानी है इसकी झारखंड की। झारखंड के कई सारे लोग होंगे भी जो कि बीसीएस का एग्जाम देते हैं। और अगर हम झारखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो झारखंड की जो सीमाएं हैं वो पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं, पश्चिम में ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से लगती हैं। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो आसपास के स्टेट हैं, ठीक है, और अगर वो चर्चाओं में है तो उस स्टेट की सीमाएं किन किन राज्यों से या किन किन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई साहब लोग जरा मैप आराम से अपने रूम में रखिएगा, लगाइएगा। वैसे मैप तो आजकल सबके रूम में रहता है, कोई लड़का पढ़े, लड़की पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मैप जरूर लगा होता है, पक्का है, डैम श्योर है। इलाहाबाद के तो हर एक कमरे में मैप जो है भारत का और विश्व का देखने को मिलेगा, चाहे भले ही कभी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन लगाएंगे जरूर। तो एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ उसको लगाने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाता है, उस पर काम करना होता है, उस पर वर्क करना होता है। तो यदि आपने खाली खूबसूरती के लिए उसको लगाया था, वीडियो कॉल पर खाली दिखाने के लिए लगाया था कि हाँ मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, इसके लिए लगाया था, तो वो काम मत करना। आज से उस पर मैपिंग पे काम करना शुरू कर देना। मैप के बीच में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, उसकी सीमाएं कहां कहां से लगती हैं, उसके लोकेशन अलग अलग स्टेट्स की क्या है, वैश्विक पोर्टल पर कौन कौन सा कंट्री कहां कहां पर है, किस किस कॉन्टिनेंट में है, ये सारी बातें जरा मैप में देखा करना।
आज से शुरू कर देना, तो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर कोई काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, या अपना ही मेकअप खूब सुंदर दिखाने के लिए करोगे तो भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, बिहार के दक्षिणी भाग को बेसिकली क्या किया गया था, विभाजित करके झारखंड बनाया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसकी स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो 15 नवंबर 2000 को जो है इसका स्थापना हुआ था, और 2000 में ही उत्तराखंड की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बिहार का जो दक्षिणी भाग है इसको विभाजित करके ये एक स्टेट बनाया गया था। अच्छा, ये 2 बार स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मुगल काल में बेसिकली जो झारखंड का क्षेत्र है इसको कुकरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुकरा। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछ ले। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने एकलव्य, एक सेंटेंस है क्या, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया अभी हाल ही में। पूछ रहा है आपसे कि ये जो बेसिकली अभी हाल ही में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, यानी कि इसका रिलेशन किससे है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि उनके ट्रेनिंग के लिए, या फिर भारतीय सेना के अधिकारियों के परिवारों को पेंशन देने हेतु, या फिर भारतीय सेना कर दीजिएगा, भारतीय सेना के अधिकारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिकारियों को ट्रेंड करने के लिए, यानी उनको प्रशिक्षण देने के लिए बेसिकली एकलव्य जो है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात हम लोग कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन बेसिकली किन्होंने किया है, तो उद्घाटन जो करता है वो है बेसिकली आपके थल सेना प्रमुख। कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ध्यान रखना कि ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे यही फैक्ट पूछ ले कि बताओ थल सेना प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। अच्छा, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं भैया, जरा बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट। तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में किसे जाना जाता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन गृह मंत्री, चौथा ऑप्शन रक्षा मंत्री। फटाफट जरा कमेंट करो और मुझे बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत कॉमन, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बड़ा क्यूट सा प्रश्न है, सभी लोग इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप कमेंट करके इसका उत्तर देते हैं या नहीं देते हैं। कुछ लोग बैठे होंगे बोले ना मैं तो नहीं देता जी, जाओ दे लो कमेंट भाई साहब। ठीक है, कुछ घट नहीं जाएगा। देखते हैं इससे क्या होता है ना कि आपकी एक्टिवनेस जो है नजर आती है कि हाँ कितने एक्टिव हो करंट देखते समय आप। ठीक है, कुछ लोग शिथिल पड़ गए होंगे, एकदम से बिल्कुल रजाई में बैठ के एकदम करंट ऐसे देखते होंगे फोन में, फिर नींद आती सो जाते होंगे ऐसा एकदम है। फोन देखते थे, फोन नाक पे गिर जाता होगा, किसी का बतियाते ही फोन वहां गिर जाता है, नाक पे नहीं गिर जाता है। आराम से किया करो बात भाई। ठीक है, चलो तो 2024 के लिए भारतीय सेना की विषय वस्तु जो है, अब आप लोग अपने से कोरिलेट कर रहे होगे, हाँ सर ठीक कह रहे हो, होता है ऐसा, नाक पे गिर जाता है फोन बात करते करते, सो जाते हैं बात करते करते, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 2024 के लिए भारतीय सेना की, अच्छा सो जाए तो ना बहुत मारे जाओगे, ऐसे मत सो जाएगा ना, अगले दिन जानते हो तो उनका डाइवोर्स हो जाएगा, तो फट से सोया मत करो, बात कर लिया करो ठीक से। चलो 2024 के लिए भारतीय सेना की विषय वस्तु प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष है। ये बेसिकली क्या है, इसकी थीम है। ठीक है, इस वर्ष जो भारतीय सेना जो 2024 है उसके लिए ये बेसिकली इस बार थीम निर्धारित की गई थी, क्या, प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष। कौन सा, 2024। ये भारतीय सेना ने इस बार इसको मना रहा है। राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्वाधान में विकसित किया गया है। राइट, ध्यान रखना। आगे बढ़ो। भारत रूस सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक कहां पर संपन्न हुई, नई दिल्ली, मास्को, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बैठक अभी हाल में संपन्न हुई है भारत रूस सैन्य सहयोग पर, यह बैठक बेसिकली मास्को में आयोजित की गई। कहां पर, मास्को में। ठीक है, याद देखिएगा। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग डिटेल्स। मास्को लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये मास्को बी और ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट वही कि भारत रूस सैन्य सहयोग पर कार्य समूह की चौथी बैठक मास्को में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। और यह बैठक दोनों देशों के बीच क्या करेगी, दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को क्या करेगी, बेसिकली स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी, और साथ ही साथ में निरंतरता देने में अत्यंत महत्वपूर्ण जो है ये बेसिकली साबित हो रही है यह बैठक अपने आप में। राइट, चलिए नेक्स्ट है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से और रूस की तरफ से किन्होंने की, तो बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से जो की है वो कहें कौन कर रहे हैं, एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख कौन, लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू, और रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुख्य परिचालन निदेशालय के उप प्रमुख कौन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल डाइलेक्स्की।
इगोर निकोलाविच ने की। तो ये कौन है? ये इन्होंने की है रूस की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व, और भारत की तरफ से की है लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। ये वाला नाम तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही बड़ा है, डायक्लेक्स्की इगोर निकोलाविच, ये हैं रूस की तरफ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की गई 2015, 2016, 2017, 2019। ये अभी संसद में चर्चाओं में रहा है। इस पर प्रश्न पूछा गया था, जिस पर जो है मंत्री महोदय ने इस पर अपना उत्तर दिया है, तो इसलिए प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पुरानी योजनाएं जो होती हैं अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। मैंने कई बार कहा है कि जो प्रमुख योजनाएं जो हाल फिलहाल में 3-4 साल पहले, कई सारी योजनाएं तो ऐसी होती हैं सन 2019 समथिंग की पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं पर अपनी पकड़ थोड़ा मजबूत रखना। ठीक है, खासकर उन योजनाओं पर जो चर्चाओं में रहती हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सेशन वगैरह को थोड़ा बहुत कभी कभी बीच में देख लिया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां से। ओके, तो ये बेसिकली 2017 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सभी लोग इससे परिचित होंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवारों, सभी परिवारों को जो गरीब होंगे उनको, और जो है बाकी सारे क्षेत्रों में गरीब परिवार को देने के लिए योजना बनाई गई थी, जहां पर 4-5 एलईडी बल्ब, एक जो है कनेक्टर और उसका चार्जर का, और एक जो है फैन, ये सब जो है बिजली कनेक्शन के साथ में दिया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होंगे वो शायद इससे बखूबी परिचित होंगे। ठीक है, अच्छी योजना है और बड़े स्तर पर बिजली पहुंचाने का काम इस पर किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी जिसको हम लोग सौभाग्य बोलते हैं, की शुरुआत 25 सितंबर 2017 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। दूसरा, उद्देश्य की बात करते हैं तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी इच्छुक निर्धन परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान किया गया। यानी कि शहर और गांव दोनों में दरअसल बिजली कनेक्शन देने की बात इसमें कही गई थी और पूरी कर ली गई है। काफी बड़े स्तर पर जो है अभियान चलाया गया था, और बड़े स्तर पर जो है अभी क्या है, सभी घर क्या हो रहे हैं, रोशन हो रहे हैं प्रकाश से। ठीक है, और प्रकाश से रोशन हो रहे हैं, तो आप लोग भी जरा प्रकाश शब्द को समझिएगा और अपने जीवन में मेहनत के साथ जो है अपने सफलता के प्रकाश को जो है जागृत करिए, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, और परेशान मत होइए, हताश मत होइए। कई बार क्या होता है कि हम लगातार तैयारी करते हैं लेकिन सफलता हमें नहीं हासिल होती है। मैं एक स्टेटमेंट अक्सर यूज करता हूं कि अगर आपको लंबे समय से सफलता नहीं मिल रही है तो एक बात ध्यान रखना है कि एक अच्छा सा कोटेशन है, एक अच्छी सी लाइन है कि सफलता वाली जो सीढ़ी है, ध्यान से सुनना मेरे इस बात को, क्या कि जो सफलता वाली सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक है, स्टेयर्स हैं, तो सफलता वाली सीढ़ी क्या है, थोड़ी संकरी है। क्या है संकरी? मतलब थोड़ी क्या है, कंजस्टेड है। ये संकरी है मतलब कंजस्टेड है। ठीक है, संकरी है। तो सफलता वाली सीढ़ी ये क्या है, सक्सेस की सीढ़ी है। किसकी सक्सेस है? ये सक्सेस की सीढ़ी है। अच्छा सही से लिख दूं भैया, नहीं तो कहोगे तुम लोग क्या लिखते हैं सर, SU ठीक है, सक्सेस। तो ये सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी क्या है, संकरी है। सभी लोग, अगर 2, 4, 6, 10 आदमी यहां पर खड़े हैं, इतनी भीड़ लगी है, ठीक है, सभी लोग क्या है, सभी लोग एक साथ बेसिकली नहीं चढ़ सकते हैं। क्या सभी लोग एक साथ जो है नहीं चढ़ सकते हैं? कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें। सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी संकरी है, कंजेस्टेड है। सभी लोग जो यहां पर खड़े हैं एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं ऊपर। यहां पर आपकी सक्सेस है, यहां पर माना कि आपका आरओ है, यहां पर आपका जो है माना कि आरओ है, और यहां पर माना कि पीसीएस है, या आपका यूपीएससी है, या कोई और एग्जाम है यहां पर। ठीक है, तो सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी संकरी है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं। कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें। हो सकता है कि आप लाइन में थोड़ा सा यहां पर खड़े हो, तो सिंपल सी बात है कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब ये लोग यहां पर ऑलरेडी पहले से जो खड़े हैं यहां पर लोग चढ़ जाएंगे, यहां पर चढ़ के यहां पहुंच जाएंगे, तब आपकी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि आप यहां पर नहीं जा पाओगे, आरओ पीसेस नहीं बन पाओगे, बनोगे, लेकिन थोड़ा एक कंजेस्टेड है। सिंपल सी बात, एक लोग कैसे चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे ना। तो आप यहां पर वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, जब ये लोग ऊपर चढ़ जाएंगे तब आपकी बारी आएगी, तो फट से आप यहां पहुंचोगे, सीधे चढ़ जाओगे ऊपर। ठीक है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा याद रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, निश्चित तौर पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब ये एक न्यूज आपके लिए है, मतलब आज का अभ्यास प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। बढ़िया प्रश्न है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप लोग कम कमेंट करोगे, क्योंकि अब आता नहीं होगा सही से, लेकिन इसको सर्च करना, सर्च करके फिर उत्तर देना इसका। ठीक है,
तो कल इसका आप लोग मतलब आज इसका उत्तर दीजिए। और बाकी हम लोग आते हैं आज के एक न्यूज पर, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। अभी अगर आपको पीसीएस का आरओ का एग्जाम देना है तो उसके लिए आप लोग है इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस या आरओ वीडियो टेस्ट सीरीज के नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस कराएंगे, मतलब रिवीजन कराएंगे। 3 टाइम्स इसका रिवीजन होगा इसमें, और सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। 15 आरओ का टेस्ट होगा इसमें, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा और 5 सीसैट का टेस्ट होगा। फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 5000 क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस पीडीएफ बाइलिंगुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी फीस है इसकी। आप लोग इसको प्लीज ज्वाइन करिएगा और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करिएगा। बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए और लगातार इससे क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। चाहे आप आरओ का फोकस करते हो, चाहे पीसीएस पर फोकस करते हो, चाहे दोनों पर फोकस आपका हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करना है तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर लिखना होगा वीडियो टेस्ट, और उसको लिख करके आपको व्हाट्सएप कर देना होगा 9506742546 पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न क्या है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक असमानता को पैदा करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल इसको मैं आपको समझा दूंगा और आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभ्यास प्रश्न। बाकी हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ सम्मिलित होंगे, और जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए वीडियो हमने जो है अपलोड कर दिया है परसों, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा कि जॉब के साथ हम तैयारी कैसे करें, पीसीएस की, आरओ की, या किसी अदर एग्जाम्स की, राइट। तो उसको प्लीज देखिएगा। और बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।